कलाम आजाद के बारे में आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? कुछ भी नहीं जानते? कौन थे वो? आप नहीं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर और एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। और आज हम आपको धरोहर के इस एपिसोड में लेकर आए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकबरे में, जो जामा मस्जिद के पास मौजूद है। इस मकबरे के बारे में शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता। इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन सिंपल और एलिगेंट है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने हमेशा एक सादा ज़िंदगी जी और लोगों को अच्छा पैगाम दिया। आज इसी मकबरे के बारे में हमें बताएंगे साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकबरे में। आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकबरे पर आए, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। मौलाना आज़ाद के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में वैसे तो ज़्यादातर लोग इतना सभी जानते हैं कि वो कांग्रेस के नेता थे। सबसे ज़्यादा वक्त तक आज़ादी से पहले जो लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे वो हैं, जो 6 साल लगातार, बीच में वर्ल्ड वॉर का पूरा वक्फा जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीज़ हुई, उसमें वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और हिंदुस्तान की आज़ादी की जितनी बातचीत अंग्रेज़ सरकार के साथ की गई, वो सारी बातचीत असल में मौलाना आज़ाद की प्रेसिडेंटशिप में हुई। यानी कि नेहरू, पटेल या फिर गांधी जी, ये सब लोग कहीं ना कहीं अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मतलब मौलाना आज़ाद थे। लेकिन इसके अलावा एक अहम बात यह है कि मौलाना आज़ाद, अगर हम 1945, 46, 47 की बात करें, जो कि एक अहम वक्त है, तो वहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे सीनियर नेता थे, मतलब सबसे सीनियर फ्रीडम फाइटर थे। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 18-19 के बीच हुई, वो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिव हिंदुस्तान के बागी नेता, जो अंग्रेज़ सरकार के बागी थे, उसमें वो अकेले नेता हैं। क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अगर हम देखें तो गांधी जी खुद अंग्रेज़ बागी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों का हमें साथ देना चाहिए ताकि वो बाद में हमारी मदद करें, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने बदले में हमें जलियांवाला दिया। लेकिन अगर हम देखें तो मौलाना आज़ाद उस वक्त भी रेशमी रुमाल तहरीक के नाम पर नज़रबंद हुए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे थे, सारी चीज़ें थी। वो बाद में जेल भी गए और ये सारी चीज़ें हुई। और वो तब भी यही कहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को बगावत करनी है। और रेशमी रुमाल तहरीक, जो कि एक बहुत बड़ी तहरीक है, जिसमें हिंदुस्तान के बाहर बहुत से लोग लड़े, हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ हुआ, कई जगह पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ हुकूमत के जो फ़ौजी थे हिंदुस्तानी, उन्होंने बगावत भी की। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मौलाना आज़ाद उसका भी हिस्सा थे। बाद में वो कांग्रेस का हिस्सा भी हैं। यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जो रोल है वो इसलिए नायाब है कि बहुत से लोग या तो रेवोल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी हैं, या फिर वो कांग्रेस के नेता हैं जो कि अंग्रेज़ों से बातचीत करते हैं। इन्होंने दोनों काम किए और ये साथ में एडिटर भी हैं। इनका एज ए इस्लामिक स्कॉलर भी बहुत बड़ा रोल है। तो काफ़ी मल्टीफेसेटेड, यानी कि कई सारे इनके किरदार हैं। तो ऐसे लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के आसपास है। पिछले 100 बरस में हिंदुस्तान में शायद ही कोई और। जंगल था ये उससे पहले का जंगल था। उसके बाद में जो है इनका इंतकाल हुआ है, तो यहाँ पर मजार बना इनका। फिर उसके बाद में आगे बना है नीचे। अब इनके ऊपर जो है इनके रिश्तेदार सब आते हैं यहाँ पर। बरसी जब होती है, जब आते हैं यहाँ पर। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में? अच्छे लोग थे, बड़ी उधम मची हुई थी, बहुत उधम मची हुई थी। अच्छे लोग थे, पब्लिक बहुत थी इनके पीछे, ये समझ लो। अहमद की इनकी भी से भी ज़्यादा पब्लिक थी इनके पास। और सारी चीज़ में से ये इलेक्शन में, उसमें सब में बहुत बड़ी आदमी। हम देख रहे हैं कि जामा मस्जिद की मेन लोकेशन पे, बिल्कुल मस्जिद के करीब है, पर मकबरे में हम देखें तो एक शांति सी नजर आती है हमें।
तो इसकी वजह क्या हो सकती है जबकि वो इतना बड़ा नाम है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में लोगों ने मौलाना आज़ाद को उतना याद नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था। जैसा कि मैंने अभी कहा, बहुत से लोग ये बात भी नहीं समझ पाते हैं कि वो क्रांतिकारी भी थे, और ये भी नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और लंबे वक्त तक हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जिसे कहते हैं, उस वक्त भी वही कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। इतनी सारी चीज़ों के बीच लोगों को जब यही नहीं पता है तो बाकी चीज़ों पर भी वो उनके ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें बस एक मुस्लिम नेता के तौर पे देखा जाता है, और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों का प्रोपेगेंडा था जिसे बाद में मुस्लिम लीग ने भी चलाया, वो भी हिंदुस्तान की आवाम पर हावी है कि मौलाना आज़ाद ख़ुद से कुछ नहीं थे, कांग्रेस को एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था तो बस बना दिया, जबकि ऐसा नहीं था। एक वजह है कि यहाँ पर आमतौर पर लोग आते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि मज़ार कहाँ है या फिर उनकी कब्र कहाँ है, या वहाँ पर वो लोग आएँ। जैसा कि मतलब अगर आप सुने तो पे फातिहा कोई आए क्यों, बस वही वाली बात है उनके साथ। जैसे हम देख रहे हैं जामा मस्जिद पे इस वक्त भी भीड़ है, और रमज़ान की बात करें तो भीड़ बाहर तक होती है। और ऐसी ही चीज़ में अगर हम देखें इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर की अगर हम बात करें, तो उनके आपको क्या लगता है ऐसी शख्सियतों के बारे में लोगों को क्यों नहीं पता और क्यों वो इनकी मज़ारों पर नहीं जाते? जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक प्रोपेगेंडा हुआ है मौलाना आज़ाद के साथ, ख़ास तौर पे एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि उनकी अपनी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है। मतलब लोग ये मानते हैं गांधी जी थे, एक नेहरू जी थे, उन्होंने किसी को बना दिया तो वो बन गए या वो सामने आ गए, और क्योंकि उन्हें एक मुसलमान चेहरा चाहिए था मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ख़ुद से वो किसी भी तरीके से बाकी जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं, नेहरू जी, पटेल जी, गांधी जी, उनसे कोई कम रैंक नहीं रखते थे किसी भी तरीके से, और उनकी अपनी बल्कि कुछ चीज़ों में वो उन्हें सरपास करते हैं, जैसे सीनियरिटी, जैसे क्रांतिकारी होना। किसी और के हमें क्रांतिकारी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, इनके ख़िलाफ़ केसेस तक चले हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा है, और उस प्रोपेगेंडा की चपेट में एक तरीके से हमारी पूरी आवाम है, और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है, अकेले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी एक वजह है कि लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जिस वजह से लोग उनकी कब्र की निशानदेही नहीं करते हैं, उनकी चीज़ों की निशानदेही नहीं करते हैं, उनके बारे में चीज़ें मशहूर नहीं होती हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करते हैं। जैसे अभी नेशनल एजुकेशन डे गया, तो इतना बड़ा दिन जो अबुल कलाम आज़ाद के नाम है, उस दिन की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मज़ार की हम बात करें तो उस दिन यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए थी, और यंगस्टर्स की होनी चाहिए थी। और जैसे अभी हमने लोगों से बात की, हमने जाना कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, ज़्यादातर लोगों का जवाब था हमें कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ को कैसे ठीक करा जा सकता है? मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इस चीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये बात बार बार बताने की ज़रूरत है कि मौलाना आज़ाद क्या थे, जंग आज़ादी में उनका रोल क्या था, और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की एजुकेशन, एम्स का बनना, IITs का बनना, बाकी ऐसी चीज़ें जैसे कल्चर का प्रमोशन, आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इन सब के जो आज का जो इनकी फॉर्म है उस फॉर्म में इन्हें लाना, इसके बारे में बात करना, इनकी पॉलिसीज़ बनाना, इस सब में उनका क्या रोल था, क्या उनकी सोच थी, क्या वो सोचते थे, क्या उन्होंने उसके बारे में एक रोड मैप दिया था जिस रोड मैप को हिंदुस्तान ने फॉलो किया। जैसे आजकल बहुत लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री को हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव से लिखा जाए, डीकोलोनाइज़ किया जाए, वो चीज़ वो 1947 से एज एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। तो और वही आज भी हमारा रोड मैप है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से लिखी जाए, ना कि अंग्रेज़ के पर्सपेक्टिव से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद की हैं। ये बात जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे, लोग उनकी अहमियत नहीं समझेंगे, लोग अहमियत नहीं समझेंगे, तो तब तक वो चीज़ नहीं आएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि लोग उनकी कब्र पर, उनकी मज़ार पर आएँ, 2 फूल चढ़ाएँ और फातिहा पढ़ें, या फिर उन्हें याद करें, और सिर्फ यही नहीं दीगर और जगहों पर भी उन्हें याद करें। ऐसा तभी मुमकिन है जब लोग उनकी अहमियत को पहचानें। वो कौन थे आपको नहीं पता? कौन थे वो? आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। और जैसे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, पढ़ाई में उनका बहुत योगदान है, तो जैसे यहाँ उनका मकबरा है तो लोग आते हैं।
हैं? हाँ आते हैं कभी कभार। अभी कुछ दिन पहले बरसी हुई थी, मीटिंग में आए थे आदमी। मतलब आते हैं लोग। और ये जो जैसे हम देख रहे हैं उनके मकबरे के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, तो ये चीज़ ठीक है? दुकानें तो गरीब आदमी की वजह से लगे, जो कमा खा नहीं पा रहे उनके लिए लगे। बाकी अंदर तो कोई ऐसा बात नहीं है, सफाई सुथरा है, सब कुछ है। दुकान गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे। थोड़ा ये फुटपाथ पे इनसे अपना घर चला लेते हैं, रोजी रोटी है। जैसे मकबरे के डिज़ाइन की बात करें तो बहुत सिंपल और एलिगेंट है, और कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में भी बताता है, क्योंकि वो एक सादा ज़िंदगी जीना पसंद करते थे। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, अगर हम इसके जैसे आप मकबरे पर मज़ार पर ध्यान दें तो मज़ार बहुत आलीशान नहीं है, उस पर इस तरीके से छत, मेहराब और गुंबद ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद की उस थॉट प्रोसेस की तर्जुमानी कर रहा है, जिसकी बात उन्होंने अपनी उम्र के शायद 12, 13, 14 साल की उम्र से शुरू कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने अपने नाम में ये आज़ाद टाइटल लिया। और उसकी वजह ये थी कि उनके जो फादर थे वो एक सूफ़ी थे जिन्हें हम पीर कहते हैं, तो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे या फिर इस चीज़ को वो पसंद नहीं करते थे कि इस तरीके से किसी इंसान को बड़ा बनाया जाए। कुछ ना कुछ मतलब उनका अपना थॉट प्रोसेस था, जिसमें उन्हें लगता था कि इस्लाम की अपनी नज़र से ये चीज़ सही नहीं है, मतलब थोड़ा इख्तलाफ था उनका। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये चीज़ आगे चलकर उनके मज़ार में दिखती है या उनकी पूरी ज़िंदगी पर दिखती है कि उन्होंने हमेशा इस चीज़ को थोड़ा सा दूर रखा, जहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा उन्होंने कभी नहीं दिखाया। ये भी एक वजह है कि उन्होंने कभी अपने लिए कोशिश नहीं करी। जैसे उनके बारे में एक छोटी सी बात है, आपने सादा ज़िंदगी की बात करी, तो ये उनके बारे में ये कहा जाता है कि भारत रत्न उन्हें उनकी ज़िंदगी में मिलना लगभग तय था। तो क्योंकि कमेटी पर एज ए कैबिनेट मिनिस्टर वो भी थे, तो उन्होंने साफ ये कहा था कि जिस कमेटी में मैं खुद मौजूद हूँ उससे मैं अवार्ड नहीं ले सकता हूँ, ये गलत है। तो जब वो सारी बातें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे ही उनका मज़ार है कि उनका मज़ार बहुत ही सादा मज़ार है, जिस पर ना मेहराब, ना आपका गुंबद, ना अलग से मीनार, बस एक कब्र है, एक छोटा सा कंपाउंड है जहाँ पर वो कब्र मौजूद है, बस निशानदेही है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एज ए इस्लामिक स्कॉलर, जो एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उनकी जो अपनी टीचिंग्स थी, जो वो ख़ुद लोगों को समझाते रहे, उससे काफ़ी हद तक मेल खाता है। जैसे इस वक्त हम जामा मस्जिद पे खड़े हैं और ये जामा मस्जिद और मकबरा में कुछ ही थोड़ा ही डिस्टेंस होगा, तो कुछ जामा मस्जिद से जुड़ा किस्सा जो आप बताना चाहें उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी से जुड़े जामा मस्जिद से एक कुछ किस्सा तो सभी को पता होता है, जो कि शायद उनके मज़ार के बाहर एक पत्थर पर लिखा भी हुआ है कि जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो उन्होंने यहीं पर इन सीढ़ियों से खड़े होकर लोगों से ये अपील की थी कि आप लोग यहाँ से ना जाएं, ये आपका वतन है, आपको यहीं रहना है, यहाँ पर आपके आबा व अजदाद की कब्र हैं, वही यहीं पर वो लोग आराम फरमा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला इसी मिट्टी से होना है, तो आप लोग ये छोड़कर ना जाएं। ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके अलावा एक और क़िस्सा जो कम पता है वो ये है कि लगभग 1916 में जब वो नज़रबंद हुए तो उस ज़माने में उन्होंने रांची में एक मस्जिद में खुतबा, जुमे की नमाज़ पढ़ाते थे और ख़ुतबा देने जाते थे। तो वो ख़ुतबा जो उन्होंने देना शुरू किया, उस खुतबे में नॉन मुस्लिम्स भी आना शुरू हो गए, वो क्योंकि और वो उर्दू में देते थे, वो अरबी में नहीं देते थे खुतबा। तो लोगों ने पहले तो इसी पर सवाल किया, फिर अगला सवाल ये कि नॉन मुस्लिम्स कैसे आ सकते हैं मस्जिद में, वो भी जुमे का खुतबा सुनने के लिए। वो उसमें पॉलिटिकल सोशल इशूज़ की बात करते थे। उसके बाद उसी ज़माने में यहीं जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद जो थे 1920 के आसपास खिलाफत में, वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आकर मिंबर से खड़े होकर तकरीर करी। इसके अलावा अहमदाबाद और दीगर बहुत से शहरों में अलग अलग जगह, लाहौर में अलग अलग जगह नॉन मुस्लिम नेता आए और उन्होंने अलग अलग मसाजिद में खड़े होकर तकरीर दी, जो कि पॉलिटिकल तकरीर होती थी, जिस पर कुछ तबके ने, ख़ास तौर पर ऐसे तबके ने जो कि अंग्रेज़ सरकार के साथ थे, उन्होंने एतराज़ जताया। तो इस पर बाकायदा बाद में जब मौलाना आज़ाद रिहा हुए तो उन्होंने एक पूरा एक डिटेल्ड इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इस पर लिखा कि कैसे ये चीज़ पूरे तौर पर जायज़ है, बल्कि ये चीज़ है कि
जुमे का खुतबा जो है, और उसमें नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स के मस्जिद में आने पर किसी तरीके की मनाही नहीं है। उन्होंने ये भी बात कही, उन्होंने ये भी मतलब उसमें ये सारी बातें हुई कि कैसे वो तकरीर देना किसी तरीके से गलत नहीं है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिससे कि हिंदुस्तान के सेक्युलरिज़म की भी झलक दिखती है, साथ साथ इस्लाम को एक ऐसी रिलीजन के तौर पर भी देखने में मदद मिलती है जहाँ पर कि ये समझा जा सकता है कि उसका जो मानवी पहलू है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि रोज़ा नमाज, उसमें ये भी चीज़ ज़रूरी है कि लोगों का हक़ क्या होगा, उनकी सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, और उसमें सब लोग इत्तेहाद से रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, या फिर किसी मज़हब को ना भी मानते हो, एथीस्ट हो, तो कम्युनिस्ट हो, कोई हो, तो सब लोग इन चीज़ों पर एक हो सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मौलाना आज़ाद ने उस ज़माने में सामने रखी। धरोहर के आज के एपिसोड में हम आपको लेके आए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मज़ार पर, जो जामा मस्जिद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। पर यहाँ आके हमने देखा कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हमने लोगों से पूछा तो भी कुछ खास नहीं बता पाए।